जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लेक्चर नंबर 53 पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग के बारे में। अभी तक हम लोग जो एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया उसके बारे में हमने बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस किया, जिस तरह और भी हमारी टेस्टिंग रहती है कि एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग कहाँ से जनरेट होती है, फिर उसको किस तरह से जनरेट करने के लिए उसका प्रिंसिपल कैसे है, हाउ टू डिटेक्ट द क्रैक्स इन द मटेरियल, दैट इज अ बेसिक फिनोमिना। लेकिन मैं बार बार 52 लेक्चर या 51 लेक्चर में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया कि ये एक एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से और टेस्टिंगों से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रैक्स को पहले जनरेट कराया जाता है और बाद जनरेट कराने के बाद प्रोपोगेट किया गया एंड प्रोपोगेट करने के बाद आपको फ्लो या डिफेक्ट वहां पे देखा गया। तो आज ये देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड आउट द क्रैक्स इन पर्टिकुलर कंपोनेंट which is responsible for acoustic emission testing। acoustic emission testing में वो फैक्टर क्या है? So this is a factor। ये एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं acoustic emission टेस्टिंग करने के लिए या वेव प्रोपोगेशन करने के लिए या डाटा एक्विजिशन करने के लिए, क्योंकि वेव प्रोपोगेट जब तक नहीं होगी स्ट्रेस की तब तक आपको डाटा एक्विजिशन पोजीशन आपको इंटरप्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ फैक्टर हैं जिनकी बात मैं करता हूं। एक फैक्टर आपका जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट फैक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेव प्रोपोगेशन। आपको मालूम है, मैंने बताया था कि एक कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट पे आपने टेंसाइल फोर्स, इफ यू सपोज लेट अस द कंपोनेंट, ये मेरा एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट में हमें क्रैक को देखना है कि लोड लगाने के कारण क्रैक आता है, तो देन यू हैव अप्लाइड द टेंसाइल फोर्स और अ कंप्रेसिव फोर्स। आपने किसी भी तरीके का फोर्स लगाया, मतलब वहां पे मैकेनिकल फोर्सेस आपको लगाना पड़ेगा एंड उस मैकेनिकल फोर्स के कारण वहां पे क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगी और वो स्ट्रेस जनरेट होने के कारण वहां एक सोर्स होगा। सो दैट्स व्हाई दे स्ट्रेस जनरेट इन द स्ट्रेस वेव्स, वो स्ट्रेस वेव्स को जनरेट करेंगे। तो वेव प्रोपोगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो वेव प्रोपोगेशन है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द फैक्टर वेव प्रोपोगेशन, उसकी वेलोसिटी क्या है उस वेव की। सेकंड वन इज द नॉइस, third one is a noise and the fourth one is attenuation and the fifth one is a pseudo sources। मैं एक एक करके इन सब चीजों पे डिस्कस करूंगा कि what is the wave propagation and what is the wave velocity, कि ये क्या डिफेंड करती है। तो देखिए, एक मैं छोटा सा ब्रीफ आइडिया दे दूं जिन्होंने लेक्चर 52 नहीं देखा है, कि देखिए एक एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग के तहत आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे तो वहां स्ट्रेस जनरेट होगी और वो स्ट्रेस जनरेट करें वहां स्ट्रेस वेव्स जनरेट होगी। तो जहां स्ट्रेस वेव जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड द सोर्स, और वो स्ट्रेस वेव्स क्या करती है, आपकी प्रोपोगेट करती है ऑल द डायरेक्शन में, और जिसको क्या करता है, सेंसर वॉच आउट करता है। सेंसर इस वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफर करता है एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसफर टू द प्री एक्विफायर। मतलब नहीं वहां पे आपका, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि आपका सिग्नल इतना कम होता है कि उसको आपको लेने के लिए आप क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स इतनी कम होती है कि उसको आपको जनरेट करने के लिए आपको एक वो लगाना पड़ेगा, प्री एम्पलीफायर वहां पे लगाना पड़ेगा, और प्री एम्पलीफायर के बाद ये आपका डाटा यूनिट पे जाता है। सो पहला हम देखते हैं व्हाट आर द वेव प्रोपोगेशन। वेव प्रोपोगेशन क्या होता है कि एकॉस्टिक इमिशन में जो वेव्स प्रोपोगेशन ऐसा अनुभव होता है जैसे आपने किसी समुद्र में आपने पत्थर फेंका, तो समुद्र में क्या होता है, एक वेव्स होती है, रिकॉइल टाइप की क्या होती हैं, तरंगे उठती हैं। आपने देखा है कि कभी बच्चों ने, हम लोग बचपन में क्या करते थे कि नदी में या समुद्र में ईंटा फेंक देते थे, और वो ईंटा क्या करता था, जैसे ही फेंकते थे तो वहां आसपास क्या होती थी, सर्कल्स स्टार्ट होते थे और सर्कल्स इस तरह बड़े होते रहते थे। व्हाट इज दिस, ये क्या है, रिकॉइल ऑफ द वेव्स। इसी तरीके की स्ट्रेस वेव्स जनरेट होती हैं। अब देखिए ये वेव्स कैसे, समय के साथ ये वेव्स क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ये तो हो नहीं कि स्टार्टिंग में ही आपकी वेव्स बहुत तेज, जैसे जैसे समय बढ़ता है वो वेव्स उतनी इलोंगेट कर। सो वेव रेडिएट फ्रॉम द सोर्स इन ऑल डायरेक्शन। ये जहां पे पत्थर डाला गया, जहां पे मतलब यानी पत्थर आप डालते हो वहीं से ये वेव्स जनरेट करते हैं। तो उसी तरीके जहां पे फोर्स लगाया गया, उस फोर्स से जहां पे क्रैक्स ओरिजिन होना है, जहां से स्ट्रेस जनरेट होनी है, वहीं से यहां पे वेव जनरेट होंगी ऑल डायरेक्शन के लिए, ऑल डायरेक्शन पे जाएंगी, जिसका मैंने आपको दिखाया भी था फिगर। सो दैट्स आर जनरेटेड ऑल डायरेक्शन। आप देख भी सकते हैं, ये देखिए यहां पे आप जब आप जनरेट कर रहे थे तो दैट इज अ कंडीशन। ये आपकी क्या हुई, यहां पे स्ट्रेस जनरेट हुई, आपको मैं यहां पे दिखाता हूं, यहां आपका स्ट्रेस जनरेट हुई, इसके आसपास आपका देखिए
इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेव प्रोपोगेट कर रहा है, वेव प्रोपोगेटेड इन ऑल डायरेक्शन। तो वही चीज मैंने आपको बताया। सो दैट दिस इज अ वेव प्रोपोगेशन। देखिए ये सोर्स है और एकॉस्टिक इमिशन इस तरह की वेव प्रोपोगेशन, क्योंकि ये स्ट्रेस मतलब ये कंपोनेंट मैकेनिकल फोर्स लगने के कारण हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी वर डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर आपकी पर्टिकुलर इस स्लाइड पे मैं बात करता हूं। सो वेव रेडिएट करेगा ऑल डायरेक्शंस में, आपका वेव रेडिएट करेगा। एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोर्स, आप पे ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रेडिएट कर रहा है और उसकी मतलब कितना स्ट्रांग है। आपने देखिए, आप एक छोटा सा हल्का सा पत्थर मारिए, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो वो वेव्स क्या होंगी, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। आप बहुत बड़ा पत्थर जब मारेंगे तो उतनी तेजी से तरंगे निकलेंगे। आपने मान लीजिए द मास ऑफ द वेट इज 100 ग्राम एंड द मास ऑफ द वेट इज 200 ग्राम, और उसको पानी में फेंकते हैं, तो आप देखिएगा दोनों में तरंगे जो निकलेंगी वो क्या होगी, डिफरेंट निकलेंगी और डिफरेंट स्पीड्स की निकलेंगी ऑल डायरेक्शन में। सो ये डिपेंड करेगा सोर्स ऑब्जेक्ट, तो आपने कैसा लोड लगाया है तो उसके बेस पे वेव प्रोपोगेशन आपकी स्टार्ट होंगी। So it is depend on the nature of the source process. And the third one is a rapid movement is necessary. आपका रैपिडली मूवमेंट नहीं होगा, ये रैपिडली मूवमेंट डिपेंड करेगा कि वहां पे वेव जो है इलास्टिक एनर्जी है, नहीं इलास्टिक एनर्जी है, देन इट इज ट्रांसफर, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत तेजी से ट्रांसफर होंगे उस फोर्स को, और वो रैपिडली फैल जाएगा और उस सोर्स की। सो इट डिपेंड ऑन द इलास्टिक एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन इन एकॉस्टिक इमिशन। एकॉस्टिक इमिशन देखिए एज पर द डायग्राम आपको शो किया गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और एक समय बाद वो कांस्टेंट हो गया। आप देखिएगा कुछ समय बाद क्या होती है, जो सर्कल होते हैं बहुत दूर तक नहीं जाते, वो बंद हो जाते हैं, फिर इसके बाद वो कम बैक करने लगते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में तुरंत डाला तो छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल। तो उसी तरीके क्या होती है, जो वेव्स जनरेट करती हैं वो आपके कुछ समय बाद क्या करती हैं, अपने समय के साथ वो वेव प्रोपोगेट तेजी से बढ़ता है। तो दिस इज अ वेव प्रोपोगेशन जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करती है। सेकंड वन इज दैट वेव वेलोसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव वेलोसिटी क्या है, आपको जैसे मैंने कहा कि ये डिस्टरबेंस है, आप किसमें, स्पीड का जो डिस्टर्ब, जो वेव्स जनरेट हुई है उसकी वेलोसिटी कैसे है वहां तक रीचेबल के लिए। सो सोर्स लोकेशन, सोर्स के पास से जो वेव होती है वहां उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे वो स्पीड बहुत दूर तक चली जाती है, जैसे जैसे वो मटेरियल में प्रोपोगेट करने लगती है, उसकी स्पीड क्या करती है, कम होने लगती है, उसकी स्पीड कम करे। तो स्पीड विद द डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू द स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम सम सोर्स लोकेशन टेक्निक। क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी मटेरियल में क्रैक्स तो डिफाइंड होगा, तो वहां सोर्स बहुत, लेकिन वहां मटेरियल के प्रोपोगेट होते सेंसर तक, वहां पे उसके पास वेव वेलोसिटी बहुत कम आई, तो आपका क्रैक सही से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा, आपका क्रैक सही से फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। तो वेव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी उस समय वेलोसिटी क्या है। शेपिंग इफेक्ट हैव अ प्रोनाउंस इन्फ्लुएंस ऑन द मेजर वैल्यू ऑफ डिटेक्टेड एआई सिग्नल। एआई सिग्नल जितना स्ट्रांग होगा सो वेव वेलोसिटी वहां पे आपकी उतनी अच्छी होगी। सो वेव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, आपकी सोर्स लोकेशन पे तो ज्यादा ही होती है, क्योंकि वेव वेलोसिटी आपकी डिस्टरबेंस जो क्रिएट हो रहा है ड्यू टू द लोड्स, आपका लोड के कारण मॉलिक्यूलर में जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो उसके कारण वेव वेलोसिटी, उसी के कारण वो प्रोपोगेट कर रहा है। वेव वेलोसिटी नहीं होगा तो प्रोपोगेट ही नहीं कर पाएगा। सो ठीक है, सो सेकंड पैरामीटर इज अ वेव वेलोसिटी। सेकंड वन इज अ नॉइस। आप देखिए नॉइस का मतलब ये नहीं है कि एकॉस्टिक इमिशन में नॉइस हो रहा है, नहीं। अब यहां पे क्या होता है कि किसी कारणवश आपके टेस्ट कंपोनेंट है और टेस्ट कंपोनेंट में लोड तो लग रहा है लेकिन उसके कारण नॉइस नहीं आ रहा, लेकिन आपके क्या बैकग्राउंड नॉइस है, जस्ट लाइक बेरिंग्स है, बेरिंग की आवाजें हैं, तो उसके कारण क्या होता है आपके सेंसर उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है। तो सेंसर जब उसको अनडिजायरेबल सिग्नल उस सेंसर में आने लगते हैं, वो भी स्क्रीन में दिखने लगते हैं। तो ये जो अनडिजायरेबल सिग्नल कभी कभी जो दिखते हैं वो ये इंडिकेट करता है कि नॉइस कहीं जनरेट हो रही है उस कंपोनेंट में, कहीं ना कहीं नॉइस कंपोनेंट है, या अनइवेंट सिग्नल्स जो आ रहे हैं वो आपके लोड के कारण नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके ड्यू टू द noise effect on the particular signal. So noise in acoustic emission testing refer undesirable signal detected by the sensor. सेंसर जो लोड का डिटेक्ट करे तब तो ठीक है, लेकिन कोई अनडिजायरेबल सिग्नल बता रहा है सेंसर, तो इसका मतलब है ये नॉइस इफेक्ट है कहीं पे जो उसके कारण आ रहा है। The sensitivity of an acoustic emission system is often limited by amount of background noise. तो
हमारी जो सेंसिटिविटी ऑफ होती है, तो मतलब नहीं एकॉस्टिक, हम सेंसर को ऐसा है कि वो जो बैकग्राउंड नॉइस है उसको क्या करे, मिनिमाइज कर दे। बैकग्राउंड में हमारा क्या चल रहा है उसको भी उसने सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो वो बैकग्राउंड की क्या करेगा, आपकी आवाजों को भी